सो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज हम लोग बात करेंगे, चूंकि दिवाली बिल्कुल पास में है। धनतेरस पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है और हमारे ट्रेडिशन में भी हम लोग गोल्ड को खरीदना हमेशा शुभ मानते हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक होने वाला है वो गोल्ड ही होने वाला है और मैं आपको आज सब कुछ बताने वाला हूँ अबाउट द गोल्ड कि आप अपने घर में कितना गोल्ड रख सकते हैं, क्या लिमिट है भारत में गोल्ड होल्ड करने की, गोल्ड के ऊपर इनकम टैक्स के क्या प्रोविजंस हैं, जीएसटी के क्या प्रोविजंस है, कितना इनकम टैक्स लगता है, कितना जीएसटी लगता है, खरीदने के बाद अगर मैं मेरा पुराना सोना बेचने जाऊंगा तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ सकता है, कितना जीएसटी लग सकता है अगर मैं गोल्ड का व्यापार करता हूं, अगर मैं मेरा पर्सनल सोना बेचने जाऊं और मुझे कहीं पर भी पैसों की जरूरत है और मुझे मेरा गोल्ड बेचना हो तो क्या मुझे कोई टैक्स देना होगा, और अगर मैंने कोई मुझे लाभ हुआ है गोल्ड बेचने से और अगर मैं उस लाभ को वापस से कहीं री इन्वेस्ट करूं तो क्या मुझे मेरे कैपिटल गेन में कोई छूट मिल सकती है। ये आज हम लोग पूरी तरीके से बातें करने वाले हैं। यानी हम लोग देखेंगे इंडिया में जो अनअकाउंटेड गोल्ड ज्वेलरी होती है जो लोग अपने घरों में रखते हैं उसकी क्या लिमिट है। तो चलिए मैं बिना डिले किए इस क्लास को शुरू करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप सभी को जो दिवाली पर्व है उसकी शुभकामनाएं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड के ऊपर और डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों का यहाँ पर एक डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि वो कितना गोल्ड अपने घरों में रख सकते हैं, कितना गोल्ड वो पहन सकते हैं, कितना गोल्ड वो खरीद सकते हैं, कितना गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्या टैक्सेशन के जो रूल्स हैं वो हमारी सरकार ने गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट पे बनाए हैं, ये हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इनकम बेसिकली हमारी गवर्नमेंट का ये मानना है कि हम 5 तरीके से आय कमा सकते हैं। पहला तरीका होता है आप कहीं नौकरी कर रहे हो और आपको सैलरी की इनकम मिलना, तो सैलरी पहला हेड होता है। दूसरा तरीका होता है आप कोई व्यापार वगैरह कर रहे हो और आपको बिजनेस से इनकम होना, तो वो पीजीबीपी हेड में हमारे लिए टैक्सेबल होती है। तीसरा तरीका होता है आपके पास कोई मकान संपत्ति है और आपने उसको हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाया और किराए की इनकम हो रही है, तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंतर्गत टैक्सेबल हो जाएगी। चौथा तरीका होता है आपने कोई एफडी आरडी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, शेयर्स वगैरह खरीद रखे हैं और आपको डिविडेंड वगैरह मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, या आपको कोई लॉटरी जीते हो, आप कोई गेम शो में पैसा जीते हो, है ना, तो वो आपकी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। और पांचवा जो तरीका होता है आय का वो होता है कि हमारे पास कोई कैपिटल एसेट है, हमारे पास कोई पूंजी संपत्ति है और हमने उस कैपिटल एसेट को बेचा और हमें उस पर कोई मुनाफा हुआ, तो वो हमारी कैपिटल गेन की इनकम मानी जाती है, पूंजी लाभ माना जाता है। और गोल्ड में या ज्वेलरी में, ऑर्नामेंट्स में, किसी भी प्रकार की प्रीसियस मेटल में अगर आप गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली आप जब आगे जाके उस ज्वेलरी को बेचेंगे या आपने उस गोल्ड बार को बेचा या गोल्ड कॉइन को बेचा, प्योर गोल्ड खरीदा हुआ है आपने और बाद में आप उसको बेचने जाओगे, तो आपकी ये कैपिटल असेट मानी जाएगी और इसके ऊपर आपका जो लाभ होगा वो आपका कैपिटल गेन माना जाएगा और आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो याद रखिएगा, गोल्ड ज्वेलरी सिर्फ अगर हम भारत की ट्रेडिशन के आधार पर बात करें, गोल्ड की ज्वेलरी की बात करें तो गोल्ड होना शुभ माना जाता है, लेकिन आगे जाके जब गोल्ड ज्वेलरी बेचोगे तो आपको कैपिटल असेट्स को सेल करना माना जाएगा और उस पर आपको जो लाभ होगा वो लाभ आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज की रेट पर। आज है 26 अक्टूबर 2024 और मैं उदयपुर से ये क्लास ले रहा हूं, तो मैं अपनी सिटी की आपको थोड़ी सी गोल्ड रेट्स बता देता हूं। आप सबको पता है कि अभी गोल्ड की जो दरें हैं उन्होंने सारे ट्रैक रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, इतिहास तोड़ दिया है ना, और अभी बिल्कुल हाईएस्ट अपने पिक पर है और ये भी माना जा रहा है कि 2030 तक ये जस्ट डबल हो जाएगी। यानी इन 5-6 साल के अंदर अंदर गोल्ड आपका 1,60,000 के आसपास क्रॉस हो जाएगा। तो अभी अगर मैं बात करूं
तो 14 कैरेट जो गोल्ड की रेट है 10 ग्राम की, वो आपकी 49,000 के आसपास है। मेरी सिटी की बात कर रहा हूं। और ये जो आंकड़े हैं वो आपको ये भी बता देता हूं, ये आज ही के आंकड़े, एबीपी न्यूज के आंकड़े है ना। और 18 कैरेट जो गोल्ड है उसकी आज की जो 10 ग्राम की रेट है, यानी 1 तोले की रेट है, वो 63,174। 22 कैरेट गोल्ड की 10 ग्राम की रेट आज की है 77,212। और 24 कैरेट गोल्ड या 10 ग्राम की प्योर सोने की जो रेट है आपकी, वो 83,811। और जो प्योर गोल्ड रेट होती है, जो आप गोल्ड बार वगैरह खरीदते हैं, गोल्ड कॉइन खरीदते हैं, उसकी आज की रेट है 84,148। यानी अब तक का हाईएस्ट रेट गोल्ड का यहां पर चल रहा है। ये आज की रेट है और एबीपी न्यूज की रेट है। ओके, अब हम बात करते हैं कि सर जो हम गोल्ड खरीदते हैं, परचेज करते हैं गोल्ड, वो हम अलग अलग रीजन से परचेज करते हैं। कुछ लोग जो ऑस्पिशियस ओकेजन्स आते हैं, जैसे आपको पता हो तो 2 दिन पहले पुष्य नक्षत्र था, ठीक है, तो गुरु पुष्य नक्षत्र में गोल्ड खरीदना या नई चीज खरीदना शुभ माना जाता है। तो कई सारे लोग ऑस्पिशियस ओकेजन्स के केसेस में दिवाली पर गोल्ड खरीदते हैं, धनतेरस पे गोल्ड खरीदते हैं। कुछ लोगों को ऑर्नामेंट से प्यार होता है, गहनों से प्यार होता है, तो वो गोल्ड, जैसे महिलाओं की मैं बात करूं तो वो गहनों से प्यार करती है तो वो गोल्ड खरीदती है। और कुछ लोग इसको खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गोल्ड खरीदेंगे तो उनको पता है कि कभी नीचे तो जाने वाला नहीं है, राइट। अभी मैं आपको मेरी बात बताता हूं। मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी 2006 से, और 2007 में मैंने एक पार्टी का अकाउंट अपने हाथ में लिया था, और वो पार्टी थी गोल्ड की ही मैन्युफैक्चरर थी। तो मैं आपको ये बता दूं कि इन 2007, 8, 7, 8, 9, है ना, वो 3 साल में मैंने उनसे सैलरी के बदले में, यानी मैं उनका पार्ट टाइम अकाउंट्स मेंटेन करता था, तो मेरा जो भी बनता था वो मैं कैश में नहीं लेकर क्या लेता था, गोल्ड का कोई ना कोई ले लेता था, ऑर्नामेंट ले लेता था, ज्वेलरी ले लेता था। तो उस वक्त मैंने खुद ने अकाउंटिंग की थी गोल्ड की, तो उस वक्त 9, 9,500, यानी 9,400, 9,300, 9,500 प्योर गोल्ड की कीमत चला करती थी 10 ग्राम की। अब आप देखिए, जो प्योर गोल्ड की है ना, और जो जो ये 18 कैरेट, 22 कैरेट आता है, इसे टांका कहते हैं बेसिकली उनकी लैंग्वेज में। तो जो थोड़ा मिक्स गोल्ड होता है उसकी रेट लगभग 7,000, 7,500 ऐसी चला करती थी। और इस रेट पर मैंने गोल्ड की अकाउंटिंग की हुई है, मैं बता दूं। और अब जब गोल्ड के कीमतें लगभग इन 14-15 साल में, जब गोल्ड की प्राइसेस जो आपकी 8, 8,500 से डायरेक्ट ही 85,000, 84,000 पहुंच गई, तो आप देख सकते हैं कि आप एक तरह से उस वक्त गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपका पैसा 10 गुना हो जाता। उस वक्त 1 लाख लगाया होता तो आज वो सोना आपका 10 लाख का हो जाता। उस वक्त 10 लाख का सोना जिसने खरीदा आज से 15 साल पहले, वो सोना आज 1 करोड़ रुपए उसको पे करता। तो ये माना जाता है कि गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस डे बाय डे बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। एक शॉर्ट ऑफ स्पैम, यानी शॉर्ट ऑफ टाइम में ये ऊपर नीचे हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है, अन्यथा ये समय के साथ बढ़ता ही जाएगा और इसका डिमांड कभी कम नहीं होने वाला। और साउथ इंडिया के अंदर तो गोल्ड का बहुत ही ज्यादा क्रेज रहता है लोगों के अंदर, तो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो हमारे सामने क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है वो ये होता है कि एक व्यक्ति कितना गोल्ड ज्वेलरी अपने घर पे रख सकता है। ये हमें शायद पता नहीं है कि हम कितना ज्वेलरी रख सकते हैं अपने घर के ऊपर, ठीक है। अब लोग इकट्ठा करते रहते हैं। जैसे अभी आपको मैं बताता हूं कि उदयपुर में एक अभी रिसेंटली न्यूज चल रही है कि एक कोई फूड ऑफिसर था, फूड डिपार्टमेंट का ऑफिसर था, उसके रेड पड़ी और उसके पास से मतलब किलोज में गोल्ड मिला, उसके घर से भी मिला। उसका कल लॉकर ओपन किया गया, उसमें भी उसके पास लगभग 1 किलो लॉकर से गोल्ड ज्वेलरी मिली। तो आप याद रखिएगा, ये अनअकाउंटेड जो गोल्ड हमारे घर से अगर कभी इनकम टैक्स को प्राप्त हो गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको पूरी तरह से सीज कर देगा, पेनल्टी अलग लगाएगा, ठीक है। तो इसके जो नियम है, क्या इसकी कोई लिमिट है कि आप गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड ऑर्नामेंट कितना होल्ड कर सकें, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली 1994 से पहले
इस तरीके की कोई लिमिट नहीं हुआ करती थी, लेकिन 94 के बाद 1994 के बाद भारत सरकार ने गोल्ड ज्वेलरी होल्ड करना और गोल्ड ऑर्नामेंट होल्ड करने की क्या रख दी, लिमिट रख दी। अब आपको ये मैं बता दूं कि आप अपने घर पे जो गोल्ड रख सकते हैं, अगर आप एक शादीशुदा महिला है, मैरिड वुमेन के केस में 500 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी घर पे रखी जा सकती है, और उसका कोई हिसाब अगर उसके पास नहीं भी है, यानी अनअकाउंटेड गोल्ड ज्वेलरी, याद रखिएगा ज्वेलरी की बात हो रही है ये, याद रखिएगा आप ज्वेलरी रख सकते हैं, आप गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार, याद रखिएगा उसकी लिमिट नहीं है, वो तो आपके पास अगर मिला ना तो आपको उसकी अकाउंटिंग बतानी पड़ेगी, यानी आपको उसका हिसाब बताना पड़ेगा कि वो आपने कब खरीदा। यानी अगर हमारे पास घर के अंदर गोल्ड बार या गोल्ड कॉइन होते हैं तो वो हमें अपनी कैपिटल एसेट बतानी होगी और अपनी बुक्स में भी उसको शो करना आवश्यक होता है, उसकी रिकॉर्ड होने चाहिए आपके पास, सीधी सी बात है, डिक्लेयर्ड इनकम होनी चाहिए वो, कि आपने अगर खरीदे हैं तो कब खरीदे और क्या वो उतनी इनकम आपने डिक्लेयर की थी। ठीक है, मैं यहां पर ज्वेलरी की बात कर रहा हूं। अगर किसी महिला, शादीशुदा महिला है तो उसको 500 ग्राम गोल्ड रखने का लिमिट है, और ये उसके पास अगर कोई रिकॉर्ड नहीं भी हुआ, कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके घर पे रेड मारी और उस महिला के ज्वेलरी 500 ग्राम तक ज्वेलरी अगर आपके पास हुई, तो आपसे वो इसका जवाब नहीं पूछने वाले कि ये ज्वेलरी कहां से आई। ये एक लिमिट है जो अनअकाउंटेड गोल्ड लिमिट है, जो एक मैरिड वुमेन रख सकती है। अनमैरिड वुमेन के केस में 250 ग्राम होती है, याद रखिएगा लिमिट। अनमैरिड वुमेन के केस में कितनी होती है, 250 ग्राम होती है, और एक मैरिड मैन के केस में ये लिमिट 100 ग्राम हो सकती है। यानी अगर मैं बात करूं तो शादीशुदा महिला 500 ग्राम तक गोल्ड रख सकती है अपने पास, अनमैरिड वुमेन 250 ग्राम गोल्ड रख सकती है अपने पास, और जो मैरिड मैन होता है उसके पास 100 ग्राम गोल्ड तक की लिमिट होती है। यानी अगर घर में 3 तरीके के सदस्य है, मान लो हस्बैंड, वाइफ और उनकी बच्ची, तो आपको टोटल मिलाकर 850 ग्राम गोल्ड आप रख सकते हो। गोल्ड मतलब गोल्ड ज्वेलरी की बात कर रहा हूं, ऑर्नामेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, गोल्ड बार या गोल्ड कॉइन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उस केस में गोल्ड बार या गोल्ड कॉइन है तो आपने वो गोल्ड बार या कॉइन जब भी खरीदे हैं तो वो आपके पास उसके इनवॉइसेस, बिल वगैरह होने चाहिए, और उसकी आपने वो बुक्स में दिखाया हो या वो पैसा आपका हो, ये आपके पास उसके सबूत होने चाहिए, सीधी सी बात है। यानी वो अकाउंटेड होना चाहिए। नॉन अकाउंटेड सिर्फ ऑर्नामेंट या ज्वेलरी हो सकती है, वो भी इतनी लिमिट तक हो सकती है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर सर हमारे घर में मैरिड वुमेन के पास 1.5 किलो सोना है, 500 ग्राम की जगह पर 1500 ग्राम सोना है, ठीक है, तो उस केस में वो जो ऊपर का 1 किलो सोना है, आपका वो 1 किलो सोना अगर आपने अपनी डिक्लेयर्ड इनकम से परचेज किया है और उसके आपके पास एविडेंस है, प्रूफ है, उसके बिल है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिक्लेयर्ड इनकम से खरीदा गया सोना या इन्वेस्ट किया गया इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास डिक्लेयर्ड है और डिक्लेयर्ड इनकम से आपने वो सोना खरीदा, तो फिर उस केस में आप 1.5 किलो रखो, 2.5 किलो रखो, 5 किलो रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो पैसा आपने डिक्लेयर किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। याद रखिएगा, मैं यहां पर जो लिमिट की बात कर रहा हूं वो किसकी कर रहा हूं, अनडिक्लेयर्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है, कि अगर कल को जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके घर पे आया और आपके पास अच्छी खासी मात्रा में सोना मिला, तो ये लिमिट होगी जहां पर वो आपसे शायद जवाब नहीं करे या हिसाब किताब नहीं मांगे। इससे ज्यादा सोना मिला तो आपसे वो क्या मांगेंगे, प्रूफ, उसके हिसाब मांगेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो अबोव रेस्ट्रिक्शंस हमने देखे हैं वो सारे फैमिली मेंबर के ऊपर एप्लीकेबल होंगे जब भी किसी फैमिली के ऊपर सर्च कंडक्ट की जाती, रेड कंडक्ट की जाती, याद रखिएगा, ठीक है। एक और चीज मैं बता दूं, अगर आपके घर पे किसी अन्य व्यक्ति का सोना मिला और आपने ये बोला कि ये हमारा नहीं है, तो टैक्स डिपार्टमेंट उसको पूरी तरह से रख लेगा, याद रखिएगा, क्योंकि आपने खुद नहीं बोला कि वो आपका नहीं है, तो वो उठा के ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब इंसान के घर पे रेड पड़ती है, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, और उसके घर पे कोई अनडिक्लेयर्ड सोना मिलता है या अनडिक्लेयर्ड कैश मिलता है, तो इंसान के पास वो ऑब्वियस सी बात है, उस व्यक्ति से क्या करेंगे, सवाल करेंगे कि भैया कहां से लाए। तो आदमी क्या करता है, क्योंकि वो काली कमाई होती है, उसके पास कोई जवाब तो होता नहीं, तो वो क्या बोलता है, मेरा नहीं है, क्या बोलता है,
मेरा नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ से आया। तो आपने अगर ये बोल दिया कि मेरा नहीं है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपका है ही नहीं तो आपने अपने पास रखा क्यों, तो उठा के ले जाएंगे। बट याद रखिएगा, आपका जो गोल्ड है, आपके पास एक लिमिट है जितना गोल्ड आप रख सकते हैं, और उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं भी होगी तो चलेगा, राइट। अब बात करते हैं कि मैंने अभी अभी आपको रिसेंटली बताया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने 11 मई 1994 को एक सर्कुलर निकाला था कि भारत में इंडिविजुअल कितना गोल्ड होल्ड कर सकते हैं, कितना गोल्ड ज्वेलरी या ऑर्नामेंट होल्ड कर सकते हैं। तो इस रिलीज में इन्होंने साफ तौर पे ये बोला था कि कोई प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, जितनी लिमिट हम आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा, कोई प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, जितनी लिमिट हम आपको बता रहे हैं। और अभी अभी मैंने जो आपको लिमिट बताई है, इस लिमिट के केस में आपको प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है। इतना सोना अगर आपके पास मिलता है तो आपसे वो कोई प्रूफ मांगने वाले नहीं है, नहीं आपका सोना वो या सोने की ज्वेलरी आपकी वो सीज करने वाले, याद रखिएगा। यानी सीधी सी बात है, द अबोव सर्कुलर ऑल्सो स्टेट्स गोल्ड ज्वेलरी और एक्सेसरीज एग्जेम्प्टेड होगी सीजर प्रोसीजर से, ठीक है। तो जो लिमिट है उस उतनी अगर आपके पास ज्वेलरी है तो वो सीज नहीं करेंगे उसको, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको अगर इस लिमिट से ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी है या ऑर्नामेंट है तो फिर आपको अपना, ऑब्वियस सी बात है, इनकम जो टैक्स पेयर है या जो व्यक्ति है उसको उसको डिक्लेयर करना होता है, वो उसको बताना होता है, और उसको अपना वेल्थ टैक्स रिटर्न वगैरह भर रहा है उसमें भी दिखाना होता है, इनकम टैक्स रिटर्न में भी उसको अपनी कैपिटल असेट बतानी होती है अगर लिमिट से ज्यादा है तो, याद रखिएगा। लेकिन आपको ये एग्जेम्पशंस हैं कि आप लिमिट से कम, यानी मैरिड वुमेन के केस में 500 ग्राम, अनमैरिड वुमेन के केस में 250 ग्राम, और मैरिड मैन के केस में 100 ग्राम तक की गोल्ड ज्वेलरी हम अनअकाउंटेड अपने घर पे रख सकते हैं, उसका कोई हमें रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं है। उससे ज्यादा रख रहे हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए, और डेफिनेटली हमें अपने इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स रिटर्न में भी उस एसेट को दिखाना कंपलसरी होता है। और वो एसेट जब हम अपनी कैपिटल एसेट की तरह दिखाते हैं तो आगे जाके जब मैं वो गोल्ड बेचूंगा तो उस गोल्ड पे होने वाला लाभ भी मेरा कैपिटल गेन माना जाएगा, याद रखिएगा, और उस पे इनकम टैक्स लगेगा। ओके, अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप क्राइटेरिया से ज्यादा गोल्ड रखते हैं तो अगर आपके घर पे कोई सर्च होता है तो आप टैक्स अथॉरिटीज के पास ये पावर होगा कि वो आपके उस गोल्ड को कॉन्फिस्केट कर दे। कॉन्फिस्केट का मतलब अपने कब्जे में ले ले, जब्त कर ले, अगर आपके पास लिमिट से ज्यादा गोल्ड है और आपका उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है तो, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा गोल्ड सीज किया गया है, यानी हमारे पास लिमिट से ज्यादा गोल्ड मिला और सीज किया गया है, तो उस पर क्या टैक्स इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, याद रखिएगा। देखिए, जब भी आपकी कोई गोल्ड ज्वेलरी या ऑर्नामेंट सीज किया जाए, अब देखिए सीज तभी करेंगे जब लिमिट से ज्यादा और आपके पास उसका रिकॉर्ड नहीं हो, तो याद रखिएगा आपको फिर अपना, ऑब्वियस सी बात है, आपको जो भी गोल्ड ज्वेलरी या ऑर्नामेंट आपके पास मिले हैं लिमिट से ज्यादा, डिपार्टमेंट तो उसको अपनी कार्रवाई के दौरान क्या कर देगा, सीज कर देगा। अब आपको उसको छुड़वाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने उस गोल्ड का इन्वेस्टमेंट प्रूफ आपको डिपार्टमेंट को सबमिट कराना होगा। तो इन्वेस्टमेंट प्रूफ क्या क्या होता है, याद रखिएगा। एक तो आपके पास उसके क्या होने चाहिए, बिल होने चाहिए कि वो गोल्ड आपने कब खरीदा। अब आपको एक चीज और बता दूं, कई सारे लोग ये कहते हैं कि सर हम तो बता देंगे हमारे पास पुश्तैनी सोना है, ठीक है, आप पुश्तैनी सोना बता सकते हो, लेकिन पुश्तैनी सोने के केस में भी लिमिट एप्लीकेबल होती है, याद रखिएगा। जो लिमिट अभी अभी अपन बातें कर रहे हैं, 500 ग्राम, 250 ग्राम और 100 ग्राम, ठीक है। दूसरी बात यह हो गई कि आज की तारीख में अगर आप कोई गोल्ड ज्वेलरी खरीद के लेके आते हैं या ऑर्नामेंट खरीद के लेके आते हैं तो हॉलमार्क उसके ऊपर अनिवार्य कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो अब धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर चीजों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम में लेके आ रही है। तो अब आज की तारीख में मैं एक छोटी सी सोने की रिंग भी खरीदूंगा ना, तो वो हॉलमार्क उसके ऊपर कंपलसरी है। तो वो जो गोल्ड शोरूम वाला है, जो ज्वेलर है, वो मुझे वो जो रिंग देने वाला है वो हॉलमार्क उसके ऊपर लगा होगा। हॉलमार्क से पूरा वो रिंग कब बनी, ठीक है, उसकी पूरी डिटेल आ जाती है। तो अगर आपके पास जो गोल्ड मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो रिसेंट ईयर्स में खरीदा गया गोल्ड होगा तो वो सारी ज्वेलरी पे क्या होगा, हॉलमार्क लगा होगा। तो उससे तो जीएसटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को पता पड़ जाएगा कि वो गोल्ड आपने कब खरीदा। तो आपको ऑब्वियस सी बात है टैक्स इनवॉइस देना होगा, उसका प्रूफ देना होगा कि आपने वो गोल्ड कब खरीदा। अगर नहीं भी दोगे तो उनको पता पड़ ही जाएगा कि वो गोल्ड आपने ब्लैक में लाया तो कब लेके आए, क्योंकि हॉलमार्क से पता पड़ जाएगा उसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का पूरा डिटेल। ओके,
दूसरा चीज है कि अगर आपने इसका मान लो उस गोल्ड का पेमेंट कोई बैंक वगैरह से अपना ऑनलाइन किया है तो आपके वो ट्रांजेक्शन की डिटेल आपको देनी होगी। अगर मान लो इनवॉइस नहीं है आपके पास, तो आपने अगर वो गोल्ड खरीदते वक्त 1 नंबर का पैसा दिया है, अकाउंट से पैसा दिया है, तो आपको अकाउंट स्टेटमेंट आपको बताने होंगे। ठीक है। और अगर आपके पास इनहेरिटेंस वाला गोल्ड है, इनहेरिटेंस क्या कहते हैं बताओ, क्या होता है? पुश्तैनी। अपन क्या कहते हैं? दादा परदादाओं के जमाने से हमारे पास वो गोल्ड है, लोग कहते हैं कि यार इनके पास तो अच्छा खासा सोना है, और वास्तव में है मान लो, तो ठीक है, आपके पास आप जिसने भी वो गोल्ड खरीदा होगा फर्स्ट रेसिपिएंट, उसकी ओरिजिनल इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए। ठीक है। अगर नहीं है तो आपने जब भी विल बनाई होगी उस विल में वो चीज मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि देखिए पुश्तैनी चीजें कोई चली आ रही है तो समय के साथ साथ वो आपके नाम पे तो होगी ना, तो उसका जायदाद बनेगा, वसीयत बनेगा, तो वसीयत में भी वो चीजें मेंशन होनी चाहिए। ये प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे सर्च के दौरान इनकम टैक्स ऑफिसर्स को, याद रखिएगा। और अगर आपको कोई गोल्ड, आप ये बोलोगे यार मेरे को तो शादी पे मिला था, मेरे ससुराल वालों ने दिया था, मेरी बुआ जी ने दिया था, मेरे मामा जी ने दिया था, वगैरह वगैरह, तो अगर आप ये बोलो कि ये गोल्ड तो मुझे किस में मिला, गिफ्ट में मिला, तब भी आपके पास उसकी ओरिजिनल इनवॉइस होनी चाहिए। सर अब शादी पे कोई मुझे गोल्ड तोहफे में देगा तो थोड़ी बिल देगा साथ में, वो ये थोड़ी बताएगा कि गोल्ड इतनी वैल्यू का है, तो आप कैसी बातें कर रहे हो। तो उस केस में याद रखिएगा, अगर आपको किसी ने गोल्ड गिफ्ट में दिया है, याद रखिएगा, ठीक है, तो गिफ्ट डीड बनवानी पड़ेगी आपको सामने वाले से। गिफ्ट डीड में क्या होगा, सेलर ये मतलब जो जिसका गोल्ड होगा, जिसने गिफ्ट दिया आपको, तो वो ये बताएगा कि मैं ये चीज इनको क्या दे रहा हूं, गिफ्ट में दे रहा हूं। तो गिफ्ट डीड वो एज अ प्रूफ मांगेंगे आपसे, याद रखिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि सर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी प्रूफ दिए, किनको, इनकम टैक्स वालों को, ठीक है, अब वो माने नहीं माने वो उनकी इच्छा है, ये भी ध्यान रखना। आप तो कुछ भी एविडेंस जाके उनको सबमिट कर रहे हैं। अगर आपने यानी एसएससी ने, करदाता ने अपनी एक्सप्लेनेशन जो दी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या उसे सेटिस्फैक्टरी नहीं है, मतलब वो नहीं मान रहा उसको कि ये जो आप रीजन दे रहे हो वो सही नहीं है, तो याद रखिएगा उस केस में आपके पास से जितना भी गोल्ड उनको बरामद हुआ सीज के दौरान, उस गोल्ड की जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसका 60% आपसे वो क्या वसूलेंगे, टैक्स। याद रखिएगा, मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू का गोल्ड मिला उनको जो अनअकाउंटेबल है, उस एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा, याद रखिएगा एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा, तो उसका 60% तो वो टैक्स लगाएंगे, 25% उसके ऊपर सरचार्ज लगाएंगे और 4% उसके ऊपर सेस लगाएंगे, याद रखिएगा। ऐसे केस में अगर आप इन सबको जोड़ो, 60 का 25% निकलेगा सरचार्ज और 4% सेस निकलेगा, ऑलमोस्ट 78% आपका टैक्स लग जाएगा उस गोल्ड का। यानी 1 करोड़ का गोल्ड है तो 78 लाख रुपए टैक्स लग जाएगा। वैसे भी मैं आप सबको बता दूं कि इनकम टैक्स में एक नियम है कि अनडिक्लेयर्ड इनकम या अनडिक्लेयर्ड एक्सपेंसेस या अनडिक्लेयर्ड इन्वेस्टमेंट या अनडिक्लेयर्ड एसेट अगर आपके पास से मिलती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो जितना, एक तो फ्लैट 30% की रेट से वो टैक्स लगाते हैं उस पर, और जस्ट डबल लगाते हैं, क्योंकि आपको डिक्लेयर करना था और आपने डिक्लेयर नहीं किया तो वो 200% की दर से टैक्स वसूलते हैं, तो 60% टैक्स की रेट हो जाती है उस केस में। इंडिया में मैक्सिमम इनकम टैक्स की रेट है 30%, और अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया और वो आपके घर पे आ गए और आपके ऑफिस आ गए, आपकी कंपनी में आ गए और उन्होंने उस पकड़ा कि ये आपके पास से इतना गोल्ड मिला या इतना कैश मिला, तो वो उसका 30% तो टैक्स लेंगे और उसका 100% पेनल्टी लेंगे, यानी 60% टैक्स आपसे वसूला जाएगा। सरचार्ज और सेस मिलाकर आपको 78% आपका वो वसूल लेंगे, और हो सकता है आपसे पेनल्टी वगैरह भी वसूले, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग आपको 90% के आसपास आपका पैसा चला जाएगा। कितना? तो अगर 1 करोड़ का गोल्ड मिला और मेरे पास कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाईज नहीं है या प्रूफ नहीं है मेरे पास, तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि आपको 85 से 90% चला जाएगा आपके पास। ऑलराइट, इतना आपका टैक्स पेनल्टीज वगैरह लग जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कि जो गोल्ड ज्वेलरी अगर मेरे पास है और मैं उसको कल को बेचने जाऊंगा, या मेरे पास कोई बुलियंस है, जवाहरात है, या मेरे पास गोल्ड के ETF है या गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, और ये सब चीजें अगर मुझे गिफ्ट में मिली है, तो इसके ऊपर इनकम टैक्स के क्या नियम है? ठीक है, तो पहली चीज ये बता दूं कि
देखो शादी एक ऐसा ओकेजन होता है जब अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो वो गिफ्ट आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है, चाहे उसकी कितनी वैल्यू। तो मैरिज एक ऐसा ओकेजन है जिसमें मिला हुआ गिफ्ट आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, अन्यथा किसी भी अदर डे, ठीक है, आपको अगर गोल्ड ज्वेलरी, बुलियंस या गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड एज ए गिफ्ट मिले तो याद रखिएगा आपके हाथ में 50,000 रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। 50,000 रुपए से ज्यादा का अगर आपको ये सब चीजें किसी ने गिफ्ट के रूप में दी है, ठीक है, आपने किसी ने आपको गोल्ड की चेन गिफ्ट की, तो 50,000 से ऊपर का अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर गिफ्ट मिला है तो वो आपकी अदर सोर्सेज की इनकम में जुड़ जाएगा, ध्यान देना। अब सोचिए, आपने ये बोला कि मेरे को तो किसी ने सोने की चेन गिफ्ट की, मान लो सोने की चेन की जो मार्केट वैल्यू है वो है 5 लाख रुपए की, तो उस केस में 50,000 रुपए आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां तक गिफ्ट एनुअली आपको टैक्सेबल नहीं होता है। 4.5 लाख रुपए आपकी उस साल अदर सोर्सेज की इनकम में वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, याद रखिएगा। तो गिफ्ट लेने का मतलब ये नहीं कि यार फ्री में आ रहा है तो वह ले लेते हैं। गिफ्ट लेने का मतलब है उसके ऊपर टैक्स के जो इंप्लीकेशन है वो हमारे ऊपर ही आने वाले, याद रखिएगा। तो गिफ्ट लेना तो डिक्लेयर करना पड़ेगा उसको भी, क्योंकि आज आपने डिक्लेयर नहीं किया तो अनअकाउंटेबल कहलाएगा। और वो कल को, अभी अपन बात कर रहे हैं कि कल को सर्च के दौरान इनकम टैक्स के हाथ में लग गया तो वो उसका 90% वैल्यू आपसे ले लेंगे। तो उसको आप डिक्लेयर करें, और वो आप इनकम में डिक्लेयर करेंगे, कौन सी इनकम में, अपनी अदर सोर्सेज की इनकम में, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा अगर आपको कोई 50,000 रुपए तक का गिफ्ट देता है, ईयरली गिफ्ट देता है, तो आपके हाथ में वो टैक्सेबल नहीं होगा, इससे ऊपर आपके हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये गिफ्ट आपको अपने परिवार के किसी सदस्य ने दिया है, फैमिली मेंबर ने दिया है, तो फिर आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे ये गिफ्ट आपकी वाइफ ने दिया, या हस्बैंड को वाइफ ने दिया, या वाइफ को हस्बैंड ने दिया, ब्रदर ने सिस्टर ने दिया, या आपके परिवार के किसी भी सदस्य ने दिया है, ध्यान देना, तो ये गिफ्ट आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। तो देखिए, गिफ्ट अगर कोई गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड को गिफ्ट के रूप में दे तो आपको नियम ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी व्यक्ति से गिफ्ट मिलता है, परिवार के सदस्य को छोड़ के, फैमिली मेंबर को छोड़ के, और मैरिज के ओकेजन को छोड़ के, तो वो गिफ्ट 50,000 से ऊपर का अगर है तो हमारे हाथ में वो अदर सोर्सेज में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। 50,000 से कम का है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। 50,000 तक एग्जेम्प्ट है गिफ्ट, 50,000 से ऊपर गिफ्ट हमारे हाथ में टैक्सेबल है, अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाएगी, हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा उसको। अगर मेरे फैमिली मेंबर ने मुझे गिफ्ट दिया है तो वो मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक तरह से ट्रांसफर ऑफ एसेट है। आपकी वाइफ ने आपको दिया तो वाइफ की थी पहले, अब आपकी हो जाएगी, तो ट्रांसफर ऑफ एसेट है, वो इनकम का सोर्स थोड़ी, नई इनकम थोड़ी है क्या। वो इनकम किसी ने कमा ली है और उसने एसेट खरीदी थी उससे, और वो आपको अपनी एसेट को, अपने परिवार के सदस्य जो आपकी एसेट को क्या कर रहा है, आपको ट्रांसफर कर रहा है। तो फैमिली मेंबर से अगर आपको कोई भी गोल्ड गिफ्ट में मिले तो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। आपकी शादी पर आपको कोई गोल्ड गिफ्ट में मिले तो ये भी आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, याद रखिएगा। और अगर आपको वसीयत के रूप में कोई गोल्ड गिफ्ट में मिले तो यह भी आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा लेते वक्त। कब, लेते वक्त। अब आपको गिफ्ट मिला, आपने जाके कुछ समय बाद उस गिफ्ट में मिली हुई गोल्ड को क्या कर दिया, बेच दिया, तो फिर उसकी कैलकुलेशन अलग है, मैं वो बातें नहीं कर रहा हूं, वो कैपिटल गेन का मैटर हो जाता है। किसका, कैपिटल गेन का मैटर हो जाता है। लेते वक्त याद रखिएगा, अगर मैंने कोई गोल्ड खरीदा है, एक नंबर के पैसे से खरीदा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एसेट का इन्वेस्टमेंट हुआ। लेकिन अगर मेरे को कोई गोल्ड फ्री में मिल रहा है तो फ्री में तो गिफ्ट के रूप में मिल सकता है, तो 50,000 से ऊपर का गिफ्ट टैक्सेबल, फैमिली के किसी भी मेंबर से मिला वो हमारे हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मैरिज पर मिला तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और वसीयत में मिला, इनहेरिटेंस आपको कोई गोल्ड गिफ्ट में मिले हैं तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, याद रखिएगा। अब बात ये आती है कि सर मेरे पास गोल्ड है और मुझे अब जरूरत है पैसों की, और मैं उस गोल्ड को बेचने जाऊं तो क्या मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा? डेफिनेटली देना पड़ेगा। सेल ऑफ गोल्ड क्या माना जाएगा? सेल ऑफ कैपिटल एसेट। क्या माना जाएगा? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। क्योंकि अभी अभी मैंने इस क्लास के शुरू में बताया था कि गोल्ड का मतलब होता है कैपिटल एसेट, और कैपिटल एसेट को अगर आप किसी को बेचोगे, ट्रांसफर करोगे, तो उस पर आपका लाभ की कैलकुलेशन होगी, कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होगी, और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके क्या नियम होते हैं। सर देखिए, आपको मैं बता दूं, अभी अभी वैसे बता दूं 2024 में ही इस नियमों में बदलाव हुआ है। हम नए नियमों पे भी बातें करेंगे, लेकिन पहले हम ओल्ड जो रूल्स हैं, जो 23 जुलाई 2024 से पहले अगर कोई व्यक्ति गोल्ड बेचता है, कब?
23 जुलाई 2024 से पहले के नियम अलग थे, 23 जुलाई 2024 के बाद नियम क्या हुए हैं, बदल गए हैं। तो मैं पहले पहले की बातें करूंगा, फिर बाद की बातें करूंगा, ठीक है। तो अगर मैंने जुलाई 2024 से पहले अपना गोल्ड बेचा, तो उस केस में याद रखिएगा ये देखा जाएगा कि वो गोल्ड आपने कितने समय तक होल्ड किया, होल्डिंग पीरियड देखा जाता है कि यानी कितने समय तक आपके पास रहा, ठीक है। तो अगर सोचिए मैंने अगर कोई गोल्ड 36 महीने यानी 3 साल से कम समय मेरे पास रहा और मैंने उसको 3 साल के अंदर अंदर ही क्या कर दिया, बेच दिया, तो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और अगर 3 साल से ज्यादा यानी 36 महीने से ज्यादा समय मैंने होल्ड करके रखा तो उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। याद रखिएगा गोल्ड के केस में 36 महीने का समय जुलाई 2024 से पहले कंसीडर किया जाता था, अब नियम बदले, अब ये 24 महीने हो गए। कितने? 24 महीने, ठीक है। नए नियमों पे भी बातें करेंगे, फिलहाल में पुराने नियमों पे बातें करते हैं। तो 36 महीने से कम समय मैंने रखा और बेचा, तो याद रखिएगा जो भी फायदा होगा, सोचिए मान लो मैंने गोल्ड खरीदा था 3 लाख में, मेरे पास गोल्ड कितने का था, और मैंने उसको 6 लाख रुपए में बेच दिया और 2 साल के अंदर अंदर बेच दिया, अच्छी रेट आ रही थी। तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 6 माइनस 3 करेगा, यानी मेरी सेल वैल्यू में से मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी परचेज वैल्यू को माइनस कर देगा डायरेक्टली, और ये मानेगा कि आपको इस पे कितना मुनाफा हुआ, 3 लाख का मुनाफा हुआ। ये 3 लाख मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और मुझे स्लैब रेट से इसके ऊपर टैक्स देना होगा। स्लैब रेट मतलब जो भी एक इंडिविजुअल के ऊपर रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होता है, उसके अनुसार ये आपकी एक नॉर्मल इनकम मानी जाएगी और आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपकी उस साल 3 लाख का फायदा कैपिटल गेन माना जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 36 महीने से ज्यादा समय रखा और उसके बाद आप बेचने जाओगे, तो याद रखिएगा फिर क्या होगा। जैसे मान लो आप 5 साल पहले गोल्ड खरीदा था 3 लाख में, और 5 साल बाद वो गोल्ड आप 7 लाख रुपए में बेचने जा रहे हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये बोलेगा कि 5 साल पहले जो 3 लाख में खरीदा गया गोल्ड था, उसकी आज की वैल्यू कन्वर्ट करो आप पहले तो उसको, कि अगर 3 लाख रुपए मैंने आज से 5 साल पहले इन्वेस्ट किए, तो आज की उस 3 लाख की वैल्यू कितनी होगी। इसको कहते हैं कि महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए मुझे उस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को आज की कॉस्ट में बदलना पड़ेगा। इसको कहते हैं इंडेक्सेशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, है ना। तो महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए आपको इसको पहले कन्वर्ट करना होगा कि आज से 5 साल पहले के 3 लाख आज के कितने लाख के बराबर होते हैं। तो जब मैं उसको कन्वर्ट करूंगा, इसका एक मैकेनिज्म है, ठीक है। तो जब मैं उसको इंडेक्स्ड वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा, तो पता पड़ा है कि आज के वो 3 लाख आज के 6 लाख के बराबर है। कितने? तो फिर क्या होगा, मैंने अगर उसको 7 लाख में बेचा है, तो मैं 7 में से 6 लाख को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, मेरे को सिर्फ 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन माना जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे नहीं माना जाएगा कि 7 माइनस 3। लॉन्ग टर्म के केस में आपको हमेशा महंगाई दर को कंसीडर करना होता है, और ये फायदा आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलता था जुलाई 2024 से पहले। नए नियम कुछ और कहते हैं, याद रखिएगा। अभी नए नियमों पे भी बातें करेंगे। तो अगर मैंने अभी 2024 में अप्रैल से लगाकर 23 जुलाई के पहले अपना गोल्ड बेचा, तो ये नियम लागू होंगे, याद रखिएगा। क्योंकि 2024 में जब बजट आया जुलाई महीने में, तो बजट में ये नियम बदल गए हैं, नए नियम लागू हो चुके हैं, ठीक है। स्पेशली गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ऊपर। तो यहां पर आप याद रखिएगा, ये एक बड़ा बेनिफिट होता था या होता है जब आप लंबे समय तक गोल्ड को रखने के बाद बेचने जाते थे। क्योंकि जब बरसों पहले किसी व्यक्ति ने कोई पैसा लगाया है, तो आप उसको बरसों पहले की वैल्यू को थोड़ी माइनस करोगे, उसको आज की वैल्यू में दिखाओगे ना, आज की वैल्यू में कन्वर्ट करोगे। तो देखिए 5 लाख आज से 5 साल पहले के 5 लाख आज के 5 लाख के बराबर थोड़ी है। रुपए की कॉस्ट डे बाय डे गिरती जा रही है महंगाई दर बढ़ने की वजह से। तो आज से 5 साल पहले के 5 लाख हो सकता है आज के 8 लाख हो सकता है आज के 10 लाख हो। तो आपको वो आज की वैल्यू में कन्वर्ट करना, और फिर जो आज की सेल प्राइस है उसमें से आप उसको माइनस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको फायदा हुआ है या लॉस हुआ है। उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि हम तो ये देखेंगे यार हमने तो 5 साल पहले 5 लाख में खरीदा, अभी 10 में बेच रहे हैं, 5 लाख का फायदा हो गया। वो एग्जैक्टली 5 लाख का फायदा है ही नहीं, क्योंकि वो 10 लाख आज के 10 लाख है और वो 5 लाख आज से 5 साल पहले के 5 लाख है। तो दोनों को एक ही ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले आपको, तभी आपको एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस का पता चलेगा। सो व्हाट आर द रूल्स बिफोर जुलाई 2024?
कैपिटल गेन के, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 36 महीना माना जाता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मोर देन 36 मंथ माना जाता था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर गोल्ड पे होता था तो मुझे स्लैब रेट से टैक्स देना पड़ता था, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर मुझे गोल्ड पे हो रहा है तो मुझे फ्लैट रेट से 20% टैक्स देना होता था, और सरचार्ज और सेस की नियम इज इट, ठीक है। तो 20% मुझे टैक्स देना होता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। इंडेक्सेशन का बेनिफिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नहीं मिलता था, महंगाई दर को कंसीडर करने का बेनिफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मिलता था। और याद रखिएगा कंप्यूटेशन कैसे करते थे, जो सेल प्राइस होती थी शॉर्ट टर्म में ऐसे करते थे कि जो सेल प्राइस होती थी उसमें से डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस कर दिया जाता था। और अब कैसे कंसीडर करते हैं लॉन्ग टर्म को, पहले लॉन्ग टर्म को सेल प्राइस में से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस किया जाता था। लेकिन इन नियमों में हुए हैं क्या, भारी बदलाव, और ये जो नए नियम है उनके ऊपर अब हम बातें करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ओल्ड रूल क्या कहते हैं कैपिटल गेन के, ओल्ड रूल ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में 36 महीने से ज्यादा समय अगर आपने होल्ड किया था गोल्ड को और फिर बेचने जाओगे, आपको जो फायदा हो रहा है उसका 20% फ्लैट रेट से टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। अब नए नियम जो आए हैं वो ये कहते हैं कि अब 20% की जगह पर आपको सिर्फ 12.5% टैक्स देना है फायदे पे। कितना? अब इसको मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा। बजट 2024 में जो कि 23 जुलाई के बाद एप्लीकेबल हो गया 2024 में, तो 2024 जो ये 24-25 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसी में ये नियम लागू हो गया। तो अब 20% की जगह आपको सिर्फ 12.5% टैक्स देना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का होल्डिंग पीरियड भी इन्होंने घटा दिया है, 2 साल कर दिया है। 36 महीने की बजाय आप कितना कर दिया है, 24 महीने कर दिया है। यानी कोई भी व्यक्ति 24 महीने पहले खरीदा गया गोल्ड 24 महीने के बाद बेचने जाए तो जितना लाभ होगा उस लाभ का उसको फ्लैट 12.5% टैक्स देना होगा। लेकिन याद रखिएगा इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी आपको 2 साल पहले, सोचिए आपने 5 साल पहले, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए इसको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा आप इस एग्जांपल को। कंपैरिजन करूंगा मैं बिफोर 23 जुलाई 2024 और आफ्टर 23 जुलाई 2024। मान लो आपने कोई गोल्ड परचेज किया था 2018 में, ठीक है, अप्रैल 2018 में परचेज किया था 5 लाख रुपए का। दोनों तरफ में 5-5 लाख रुपए उसकी कॉस्ट लिख देता हूं, ये कॉस्ट हो गई, ठीक है। अब आपने मान लो उसको 1 जुलाई 2024 को सेल कर दिया, यहां पर हम सेल देख रहे हैं 10 लाख में, यानी आपने लगभग 6 साल से ज्यादा समय रखा। होल्डिंग पीरियड कितना हो गया, 6 ईयर्स हो गया, ठीक है, दोनों, ठीक है। यहां पर भी लिख देता हूं मैं कि आपने उसको 10 लाख में बेच दिया। अब पुराने नियम ओल्ड रूल क्या कहते हैं कैपिटल गेन के, और न्यू रूल क्या कहते हैं कैपिटल गेन के, ठीक है। तो ये दोनों पे मैं अभी बातें करने वाला हूं, ठीक है। ओल्ड रूल ये कहते हैं, याद रखिएगा, कि आपकी जो सेल प्राइस है, सेल वैल्यू जो कि 10 लाख है, इसमें से आप इंडेक्स्ड कॉस्ट को माइनस करिए। इंडेक्स्ड कॉस्ट मतलब होता है जो मैंने 5 लाख रुपए लगाए थे कितने साल पहले, 6 साल पहले, अप्रैल 2018 में, यानी 2018 में आपने जो 5 लाख लगाए थे उसकी आज की कॉस्ट। अब देखिए मैं आपको डायरेक्ट इंटरनेट पे ले चलता हूं। इसका इंटरनेट पे आपको क्या करना है, चार्ट ढूंढना है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, याद रखिएगा क्या ढूंढना है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स चार्ट 2024-25, ठीक है। और 2024-25 में यहां पर आप देख सकते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, आपको मतलब ये जो वैल्यू दिख रही है 363 वैल्यू दिख रही है, कितनी, यानी ये माना जाए कि 2024-25 में जिन वस्तुओं को खरीदने के लिए मुझे 363 रुपए चुकाने हैं, 2018-19 में उन चीजों को खरीदने के लिए मुझे कितना चुकाना है। तो यहां पर आपको मिल जाएगा 18-19 का भी,
ठीक है, तो आपको सीधी सी बात है, यहां पर सीधा ऊपर ही लिख देना है 2018-19। तो 2018-19 की कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स थी 280। कितनी? इसका मतलब सन 2018-19 में जिन चीजों को खरीदने के लिए आपको 280 रुपए चुकाने पड़ते थे, अब 2024-25 में उन्हीं चीजों को खरीदने के लिए आपको कितना चुकाना है? 363। और आपको मैं ये बता दूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल नई CII डिक्लेयर करता है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स डिक्लेयर करता है, महंगाई को मापने की ये एक लिस्ट है। तो इसके आधार पे अब आप ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं 363 डिवाइड बाई 280, तो आपकी इंडेक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। अब ये आपके पास अगर कैलकुलेटर है मोबाइल में तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैंने कोई भी गोल्ड 5 लाख रुपए का खरीदा था 2018 में और 2024 में मैं उसको बेचने जा रहा हूं, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 363 डिवाइड बाई 280, यानी आज की तारीख में वो गोल्ड आज खरीदने जाता हूं तो मुझे 6,48,214 रुपए में पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, 10 लाख में से 5 लाख माइनस नहीं करके इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते हुए 6,48,214 रुपए माइनस करूंगा, यानी 10 लाख में से माइनस करो 6,48,214, तो आपको यहां पर जो कैपिटल गेन निकल कर आ रहा है, यानी जो फायदा निकल कर आ रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोलेगा कि आपको इस पे 3,51,746 रुपए का क्या हुआ है? फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल गेन। ठीक है, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, LTCG कहते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक है, LTCG। अब आपको मैं बता दूं कि आपको इसके ऊपर कितना टैक्स देना होगा। 10 लाख रुपए आपकी इस गोल्ड को बेचने से आपको फायदा हुआ, 10 लाख पे सॉरी बेचने से ये 10 लाख रुपए आए, मान लो ये 1 नंबर में आपके अकाउंट में आए होंगे, तो आपको दिखाना ही पड़ेगा अपने रिटर्न में, तो आपको कैपिटल गेन दिखाना पड़ेगा। 3,51,786 का पहले जो नियम था वो ये था कि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता था और आपको इसके ऊपर फ्लैट 20% टैक्स देना होगा। तो आपको जो कैपिटल गेन टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो आपको कितना परसेंट देना था? 20%। तो इस 3,51,786 का आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा ये मैं बता दूं, इंटू 20%, दैट इज 70,357 रुपए आपको इनकम टैक्स देना होगा। अगर आप ये 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में लेते हैं तो आपको 70,357 रुपए टैक्स देना होगा। ये डिक्लेयर्ड टैक्स होगा या डिक्लेयर्ड इनकम होगी। तो ये कैपिटल, यहां पर आप देखिए जुलाई 2024 से पहले आप जब ओल्ड रूल्स के आधार पे अपना इनकम टैक्स निकाल रहे थे तो आपने इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बताता हूं। एक तो इंडेक्सेशन बेनिफिट, और ये हमने इंडेक्सेशन बेनिफिट देखा जिसकी वजह से हम 10 में से 5 माइनस नहीं करके कितने माइनस किए? 6,48,214 माइनस किए, यानी उस 5 लाख की आज की वैल्यू 6,48,214 रुपए है। तो हमारा कैपिटल गेन जो 5 लाख आना चाहिए था वो कितना आया? 3,51,786 आया, और उस पर आपको 20% टैक्स देना पड़ता था। पर अब नियम बदले। अब नए नियम क्या कहते हैं ये देखिए आप। नए नियम ये कहते हैं कि अगर आपने 23 जुलाई 2024 के बाद इस गोल्ड को बेचा तो देखिए आपकी सेल कितनी होगी? 10 लाख की। 10 लाख पे आपको डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करनी है और इंडेक्सेशन का बेनिफिट अब आपको नहीं मिलेगा। यानी आप कितना माइनस करेंगे? सीधे सीधे 5 लाख माइनस करेंगे, यानी इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया है। यानी आपका ये जो इनकम या प्रॉफिट माना जाएगा, कितना माना जाएगा? 5 लाख रुपए का आपका कैपिटल गेन माना जाएगा, LTCG माना जाएगा। लेकिन आपको सरकार ने अब टैक्स की रेट कम कर दी है। अब आपको इस पे सिर्फ 12.5% ही टैक्स देना होगा। 5 लाख का 12.5% कितना होता है? 62,500 रुपए। यानी आप ये देखिए कि बहुत सारे लोगों ने ये नियम जब गवर्नमेंट ने बनाया तो बहुत विरोध किया, बट आप ये देखिए कि नए नियम में आपको फायदा है, कम टैक्स देना पड़ रहा है। पुराने नियम में आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा था, बावजूद आपको इनकम टैक्स का इंडेक्सेशन का फायदा हो रहा था या बेनिफिट मिल रहा था। नए नियम में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन टैक्स की रेट कम है, इस वजह से आपको यहां पर कम टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये मैंने आपको प्रॉपर वे में एक एग्जांपल के जरिए यहां पर न्यू रूल और ओल्ड रूल का डिफरेंस बताया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यानी सीधी सी बात है
कि 23 जुलाई 2024 के बाद आपको अगर गोल्ड बेचने पर कोई भी फायदा होगा तो 20% लॉन्ग टर्म में, याद रखिएगा 20% की जगह पर 12.5% टैक्स देना होगा। लॉन्ग टर्म पीरियड कितना माना जाएगा? 24 महीने माना जाएगा। और आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया गया है, अब आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी गोल्ड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके इन कॉन्सिक्वेंसेस को भी जरूर चेक कर लीजिएगा कि आगे जाके भविष्य में जब आप उस गोल्ड को बेचोगे फायदे के लिए तो कितने फायदे पर कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो 12.5% टैक्स देना पड़ता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में नियम सेम है, याद रखिएगा शॉर्ट टर्म में नियम सेम है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट टर्म में मतलब 2 साल से कम पीरियड रखोगे तो शॉर्ट टर्म। सेम नियम मतलब क्या? शॉर्ट टर्म में वैसे भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता था और आपकी स्लैब रेट की इनकम मानी जाती थी, तो आज भी वही नियम है, सेम टू सेम। ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी, हाईलाइट भी किया हुआ, बजट 2024 से नया नियम लागू हुआ आपका कब से? 23 जुलाई 2024 के बाद, याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल और बता रखा है, लेकिन हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल देख लिए हैं। तो मोटे मोटे तौर पर अगर आप इसका ओवरऑल क्रक्स देखें तो ओवरऑल क्रक्स ये है कि अगर आप को कोई कम समय में, शॉर्ट पीरियड में लार्ज गेन होता है, याद रखिएगा, तो लोअर टैक्स रेट आपके लिए बेटर है। और अगर आप कोई लंबे समय पहले इन्वेस्ट किया हुआ था, किसी व्यक्ति ने आज से 40 साल पहले गोल्ड खरीदा था, अब वो बेचने जा रहा है गोल्ड को, तो फिर उसके लिए पुराना नियम ही ज्यादा बढ़िया था, क्योंकि इंडेक्सेशन का फायदा उसको 40 साल का फायदा बहुत बड़ा होता है। अब कैसे बड़ा होता है ये भी बताता हूं मैं। अभी आपने एक एग्जांपल देखा जिसमें आपने 2018 में खरीदा और कितने में बेच दिया? कब बेच दिया? यानी कितने समय का गैप था? सिर्फ 6 साल का गैप था। अब 6 साल में आपने ये भी देखा, अभी मैंने उस एग्जाम्पल में आपको ये भी बताया कि 2018 में वो 280 रुपए, कितना 280 था, CII कितना था 2018 का? 280, राइट। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स उस वक्त 2018 का 280 था और अभी वो बढ़ के 363 हो गया, तो ज्यादा गैप नहीं दिख रहा है। इसीलिए वो 2018 के 5 लाख आज के 6,48,000 या जितने भी आए, राइट। तो ये ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा, सिर्फ 1.5 लाख का डिफरेंस दिखा। लेकिन ये सोचो कि ये 2018 नहीं होता, समझना, ये 5 लाख आपने 2018 में नहीं खरीदा होता 5 लाख का सोना, बल्कि आपने ये खरीदा होता 1988 में, और अब जाके बंदा 2024 में बेचने जा रहा है। तो फिर थोड़ा सा मामला बदलता, फिर आपका ये जो आपने कंपैरिजन देखा और उसमें ये आप देख रहे हो कि नए नियम आपको फायदा दे रहे हैं, फिर शायद हो सकता है कि पुराने नियम में आपको कम टैक्स बने और नए नियम में ज्यादा टैक्स बनता हुआ दिखता। ठीक है, तो अगर शॉर्ट टाइम पीरियड की बात करूं तो लोअर टैक्स रेट ही फायदेमंद है, लेकिन कोई व्यक्ति ज्यादा समय गोल्ड रखकर बेचेगा तो उसको पुराने नियम ज्यादा इफेक्टिव नजर आएंगे, राइट। तो ये थे कैपिटल गेन टैक्स के रूल गोल्ड के ऊपर। अब हम बात करते हैं जीएसटी की, याद रखिएगा। अगर मैं गोल्ड खरीदता हूं, क्या करता हूं? गोल्ड खरीदता हूं और उस गोल्ड को खरीद के मैं वापस गोल्ड को बेच देता हूं, इसका मतलब मैं कौन हुआ? गोल्ड का व्यापारी। तो जीएसटी की मैं बात करूं तो अगर आप एक गोल्ड के व्यापारी हो, याद रखिएगा, गोल्ड बिजनेस है आपका, तो गोल्ड बिजनेस है मतलब आप गोल्ड खरीदते क्यों हो? बेचने के लिए। तो खरीदते वक्त आपको 3% टैक्स देना होगा गोल्ड की परचेज पे, और जब बेचोगे तो कस्टमर से आपको 3% टैक्स लेना होगा, और जो लिया है जो टैक्स उसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स, याद रखिएगा। वापस से इन नियमों पे भी बात कर लेते हैं। जीएसटी के कॉन्सिक्वेंसेज भी मैं बताता हूं, व्यापारियों के केस में एप्लीकेबल होंगे जीएसटी के कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, और एज ए कंज्यूमर भी एप्लीकेबल हो गया। आपको ये कतई नहीं भूलना है कि खाली व्यापारी पर ही एप्लीकेबल होंगे। तो मैं B2B और B2C दोनों के केसेस में आपको यहाँ पर बता देता हूं गोल्ड के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जीएसटी के केस में। जीएसटी ऑन गोल्ड, याद रखिएगा, अगर आप व्यापारी हैं, गोल्ड का आपका बिजनेस है, आप खुद गोल्ड का बिजनेस करते हैं, तो आपको कोई टेंशन वाली ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि उस केस में क्या होने वाला है, उस केस में आप 2 एक्टिविटी करने वाले हो, गोल्ड खरीदना और गोल्ड बेचना। खरीदते वक्त आप 3% टैक्स देके खरीदोगे उस गोल्ड को, बेचते वक्त आप कस्टमर से 3% ले लोगे, आपको कौन सी अपनी पॉकेट से देना है।
और सोचिए इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, आउटपुट और इनपुट के बीच का डिफरेंस, वो आपको गवर्नमेंट को चुकाना होगा, पे करना होगा, ठीक है। यानी डिफरेंस तभी आता है जब आप प्रॉफिट जोड़ के बेचते हो। मान लो आपने 1 करोड़ रुपए का सोना खरीदा, तो 3% उसका 3 लाख होता है, तो 3 लाख आपने खरीदते वक्त चुकाया, और फिर वही सोना आपने 1 करोड़ 20 लाख रुपए में बेचा, तो 20 लाख का फायदा आपने किया। तो 1 करोड़ 20 लाख का 3% निकलेगा उस केस में, और वो जो वैल्यू निकलेगा, वो वैल्यू आपने जो खरीदते वक्त टैक्स दिया वो माइनस हो जाए। 1 करोड़ 20 लाख का 3% कितना होता है देखो, 1 करोड़ 20 लाख इंटू 3%, ये होगा आपका 3,60,000। यानी बेचते वक्त आपको कस्टमर से 3,60 लेना है, उसमें से 3 आप माइनस कर दोगे, इनपुट के रूप में आईटीसी के नियम लागू होते हैं, और आपको 60,000 रुपए पे करने होंगे। वो इसलिए पे करने होंगे, आपने 20 लाख का प्रॉफिट जोड़ा। तो गोल्ड का बिजनेस है तो 3% जीएसटी लगता है। अब आप सोचिए, आप एक कंज्यूमर है और आप गोल्ड खरीदने जा रहे हैं, कस्टमर है और आप गोल्ड खरीदने जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप 100 रुपए का सोना खरीदोगे, आपको 3 रुपए टैक्स देना है, जीएसटी देना है 3%। यानी जितनी भी वैल्यू का आप गोल्ड खरीदोगे, बिल में 3% जीएसटी जुड़कर आएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर मैं गोल्ड के ऊपर जीएसटी के नियम देखूं तो 3% जीएसटी लगेगा। बिजनेसमैन को कोई टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि बिजनेसमैन तो वो कस्टमर से लेके टैक्स देगा। कस्टमर को डेफिनेटली टेंशन लेना है कि 3% पैसा देना होगा। 10 लाख का गोल्ड खरीदोगे तो 3% कितना होता है, 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपीज आपका जीएसटी का बिल बनकर आपको मिलेगा। वो 30,000 रुपए का आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो जीएसटी दिया उसकी आपको इनपुट नहीं मिलनी है, क्योंकि इनपुट उसी को मिलेगी जिसका गोल्ड का क्या है, बिजनेस है। आपका कोई गोल्ड का बिजनेस नहीं है तो आपको इनपुट नहीं मिलने वाली। एक और चीज, ज्वेलरी जब हम खरीदते हैं, ऑर्नामेंट खरीदते हैं, तो आपने देखा होगा कि मेकिंग चार्जेस भी देने पड़ते हैं। 15%, 20%, 25%, 30%, डिपेंड करता है किस तरीके की ज्वेलरी आप खरीदने जा रहे हो। तो ये जो शोरूम वाले होते हैं, ये हमसे क्या लेते हैं, मेकिंग चार्जेस लेते हैं। और बाकायदा बिल में वो बताते भी हैं कि इतना लेबर है, इतना मेकिंग चार्जेस है। जितना भी मेकिंग चार्जेस वो बिल में जोड़ेंगे, उस पर 5% जीएसटी लगेगा। इसका मतलब समझ रहे हो, मान लो 10 लाख रुपए का सोना है उसमें, तो 30,000 का फटका तो आपका जीएसटी का लगना है। और मान लो उन्होंने उस पर 25,000 या 30,000 रुपए की मेकिंग चार्जेस जोड़ी हुई है, तो सॉरी 30 मान लो 30,000 मैंने कम बोल दिया, मान लो 1 लाख की उन्होंने मेकिंग चार्जेस जोड़ा है, उस पर 5% आपको जीएसटी और लगने वाला है। यानी आपको प्योर गोल्ड पे भी जीएसटी देना है, और उसकी बनाई पर भी जीएसटी देना, और वो शोरूम वाला आप ही से लेने वाला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखनी होती है। गोल्ड की ज्वेलरी खरीदना हमें महंगा पड़ता है, क्योंकि उस पे 3% जीएसटी जो हम ही अपनी पॉकेट से पे करते हैं, साथ ही साथ में मेकिंग चार्जेस भी पे करते हैं, और उस पे जीएसटी भी चुकाते हैं। यानी हर तरीके से फटके लगते हैं, इसीलिए लेते वक्त आपको बहुत महंगा पड़ता है सोना, और जब आप वही ज्वेलरी देने जाते हो तो वो आपको वो आपके कई सारी चीजें काट देंगे, ठीक है। तो वो कट कर देते हैं, क्योंकि मेकिंग चार्जेस का वापस पैसा नहीं मिलता है आपको। तो इसलिए ये कहा जाता है कि अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो महिलाओं वाली सोच मत रखिए, एज ए इन्वेस्टर की सोच रखिए कि आपको ज्वेलरी खरीदना है या आपको डायरेक्ट प्योर गोल्ड खरीदना है। तो मेरे हिसाब से प्योर गोल्ड खरीदोगे तो मेकिंग चार्जेस भी नहीं लगेगा, बहुत नॉमिनल, तो ज्यादा वैल्यू का सोना आपको मिलेगा, जो वापस अब जब आप रिटर्न करने जाओगे तो आपको वो वैल्यू ज्यादा मिलने वाली है। तो ज्वेलरी पे आप ये मान के चलिए कि 1 लाख की ज्वेलरी खरीद रहे हो, तो आपको मोटे मोटे तौर पे वो शायद 1 लाख की नहीं मिल रही है, वो 80,000 75,000 का सोना मिल रहा है आपको। बाकी सब ये चार्जेज वार्जेज जीएसटी वगैरह आपके काउंट हो जाते हैं, राइट, जो वापस बेचते वक्त नहीं आने वाले, ठीक है। तो गोल्ड के ऊपर 3% टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, चाहे अब वो ज्वेलरी हो, चाहे वो गोल्ड बार हो या गोल्ड कॉइन हो, या हर हाल में लगने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। अब सवाल एक और आता है कि सर मेरे पास तो बहुत बड़ा भारी मात्रा में सोना है, अब मैं उसको बेचने जाऊंगा तो मुझे तो बहुत टैक्स देना पड़ेगा, तो कोई उपाय बताइए कि मेरा टैक्स बच जाए। तो याद रखिएगा, कभी भी ध्यान देना, एक और चीज बताता हूं, अगर कोई व्यापारी गोल्ड बेचेगा, जो गोल्ड का व्यापारी है, तो वो ही जीएसटी लेगा। आप अपना पुराना सोना बेचने जाओगे तो उस पर जीएसटी आप नहीं ले सकते, और आपको जीएसटी देना भी नहीं। याद रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, व्यापारी जीएसटी लेगा और व्यापारी को जीएसटी की इनपुट भी मिलेगी,
लेकिन अगर कोई कंज्यूमर उस गोल्ड को बेचने जाएगा जो उसके पास है, तो जीएसटी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, याद रखिएगा, क्योंकि वो व्यापारी नहीं है। जीएसटी लेने का राइट किसको है? सिर्फ व्यापारी को है, ठीक है, यानी ज्वेलरी शोरूम वाले को है। अब हाउ टू सेव टैक्स। आप सर मुझे ये आइडिया दीजिए कि मैं अपना सोना बेचूं और उस सोने पे बहुत ज्यादा मात्रा में, आपने अभी सिखाया उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया, तो 12.5% तो बहुत ज्यादा टैक्स हो रहा है। क्या करूं बचाने के लिए? तो देखिए इसका एक नियम है, एक सेक्शन है कैपिटल गेन एग्जेम्पशंस का, सेक्शन 54F। क्या है? सेक्शन 54F। कोई भी व्यक्ति अगर अपना सोना बेचता है और सोना बेचने के बाद अगर वो कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करता है, उसके पास पहले से मकान नहीं था और वो पैसा जो आया है सेल ऑफ गोल्ड से, जो पैसा उसको मिला है, उससे वो क्या खरीद रहा है? मकान खरीद रहा है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहा है। तो उस केस में उसको सेक्शन 54F के अंतर्गत कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिल जाता है, यानी हो सकता है उसको टैक्स ही नहीं देना पड़े फायदे पे। लेकिन याद रखिएगा, ऐसी प्रॉपर्टी उसको बेचने से 1 साल पहले या उस गोल्ड को बेचने के 2 साल बाद के अंतर्गत खरीदनी होगी, याद रखिएगा। इसे कहते हैं -1+2। -1+2 का मतलब ये हुआ कि या तो मैंने पहले मकान खरीद लिया और अब मैंने लोन पे मकान लिया, तो मुझे लोन चुकता करना, इसलिए गोल्ड बेच रहा हूं। तो 12 महीने के अंदर अंदर आपने गोल्ड बेच दिया मकान खरीदने के, तो आप उसका फायदा कैपिटल गेन में ले सकते हो सेक्शन 54F के अंतर्गत। या फिर आपने पहले गोल्ड बेचा और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होकर आई उससे आपने मकान खरीदा, तो अगले 2 साल के अंदर अंदर आपने अगर अपना नया हाउस खरीदा है और आपके पास ऑलरेडी कोई हाउस नहीं था, ये आपका पहला मकान है, तो उस केस में आप 54F के अंतर्गत कैपिटल गेन एग्जेम्पशन ले सकते हैं। और आपको मैं ये बता दूं, जितना भी कैपिटल गेन आपको होगा, आपको कम से कम उतना री इन्वेस्ट करना है। सोचिए आपने अगर 1 करोड़ का सोना बेचा और आपको उसके ऊपर कैपिटल गेन निकल कर आ रहा है 40 लाख, तो आपको नए मकान में कम से कम कितना इन्वेस्ट करना है? पूरे के पूरे 40 लाख इन्वेस्ट करने हैं, जो कैपिटल गेन है वो, तब जाके आप पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्पशन ले सकते हो। यानी री इन्वेस्टमेंट आपको कम से कम उतना करना पड़ेगा जितना आपको कैपिटल गेन हुआ है, जितना कैपिटल गेन हुआ है। तो आप उस केस में कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन सेक्शन 54F के अंतर्गत ले सकते हैं। यानी अगर सोना बेचने से हमें लाभ हुआ है और हमें उस पर टैक्स नहीं चुकाना है, तो याद रखिएगा उस केस में बचने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? प्रॉपर्टी खरीदो। और प्रॉपर्टी खरीदो तो इसका मतलब ये नहीं पहले से 5 मकान बोल रहे नाम पे। प्रॉपर्टी खरीदो का मतलब पहला मकान, ठीक है? क्योंकि आदमी, देखिए सीधी सी बात है, इंसान जब कोई चीज बेचता है ना, तो वो बेचता क्यों है? ज्यादातर 90% केसेस में मजबूरी में ही बेचता है आदमी, ठीक है? वरना क्यों बेचेगा? जब वो समृद्ध है तो क्यों बेचेगा? तो ज्यादातर केसेस में हमारे इंडिया में क्या है, हम अपनी कोई कैपिटल एसेट क्यों बेचते हैं? मजबूरी है, मकान खरीदना, मकान बनवाना है। तो ये मजबूरी अच्छी हो सकती है क्योंकि इसमें आपको फायदा मिल सकता है, राइट? ये देखिए नियम भी लिखे हुए हैं कि आपके पास एक से ज्यादा रेसिडेंशियल हाउस नहीं होने चाहिए, नॉट ऑन मोर देन 1 रेसिडेंशियल हाउस। आपको अगले 2 साल के अंदर अंदर मकान खरीदना होगा या अगले 3 साल के अंदर अंदर मकान बनवाना होगा, याद रखिएगा। देखिए इसमें -1+2+3 वाला कॉन्सेप्ट चलता है। तो पहले मकान बेचा, फिर पहले मकान बनवाया या खरीदा, फिर गोल्ड ज्वेलरी बेची, या पहले ज्वेलरी बेची फिर मकान खरीदा, या पहले ज्वेलरी बेची फिर मकान बनवाया। तो मकान बनवाने के केस में आपको अगले 3 साल का समय मिल जाएगा। अब आप ये कहोगे सर एक डाउट है। मैंने कहा क्या? बोले अभी हमने सर 2024 में सोना बेचा और हमें कैपिटल गेन निकल कर आ रहा है, जिसका रिटर्न हमें अभी जुलाई 2025 तक भरना है, और तब तक हमने कोई मकान खरीदा ही नहीं या मकान बनवाया ही नहीं, तो हम डायरेक्टली कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन क्लेम कैसे करेंगे? अभी तक तो हमने कोई मकान ही नहीं खरीदा। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपको किसी भी नेशनलाइज बैंक में जाके कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और उसमें उस जो पैसा आया है वो पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, तब जाके आप कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन क्लेम कर पाओगे 54F के अंतर्गत, जब आप अपना ITR भरने जाओगे। ध्यान देना। तो याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि जिस वक्त हम ITR भरने जा रहे हैं तब तक हम कोई मकान बनवा चुके थे या खरीद चुके थे। आप उस कैपिटल गेन एग्जेम्पशन का क्लेम तब भी कर सकते हो जब आपने बैंक में कैपिटल गेन एग्जेम्पशन अकाउंट खुलवाया और उसमें वो पैसा डाल दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो उस केस में फिर आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। आपको समय मिलेगा, 3 साल में मकान बनवा सकते हो या 2 साल में मकान
खरीद सकते हो और ये पूरा का पूरा कैपिटल गेन अपना बचा सकते हो टैक्स देने से, राइट। आगे बढ़ते हैं। सर क्या प्रूफ होंगे जब हम गोल्ड अपने पास रखेंगे, तो हमारे पास क्या वैलिड प्रूफ होने चाहिए, याद रखिएगा। तो देखिए सबसे बड़ा वैलिड प्रूफ क्या होता है, टैक्स इनवॉइस। आपके पास उस इन्वेस्टमेंट का क्या होना चाहिए, बिल होना चाहिए। सबसे बड़ा वैलिड प्रूफ तो यही होता है। अगर आपको कोई गिफ्ट में मिली है, इनहेरिटेंस में मिली है, तो आपके पास गिफ्ट डीड होनी चाहिए वैलिड प्रूफ, या आपने जो गिफ्ट डीड बनवाई होगी वो आपके पास वैलिड प्रूफ होगी, ध्यान देना। तो ये चीजें आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, जो मैं पहले भी बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। अगर किसी ने जॉइंट लॉकर खुलवाया हुआ है, जॉइंट लॉकर जानते हो, जॉइंट में अकेले का लॉकर नहीं है, बैंक में जॉइंट लॉकर है, हस्बैंड वाइफ का है, परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ जॉइंट लॉकर खुलवा रखा है, और अगर उसमें आपने गोल्ड रखा हुआ है, तो याद रखिएगा उस केस में जॉइंट लिमिट कंसीडर की जाएगी। क्या, मान लो दो मैरिड महिलाओं ने, दोनों बहनें, दोनों मैरिड है, दोनों ने जॉइंट लॉकर खुलवा रखा और उसमें गोल्ड रखा हुआ है, तो अगर एक महिला की 500 ग्राम की लिमिट है, तो उस केस में वो जॉइंट लिमिट देखी जाएगी, यानी उस केस में 500 ग्राम इंडिविजुअल कंसीडर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली ये टॉपिक आज का, जिसमें मैंने आपको गोल्ड की लिमिट के बारे में बताया। कुछ सवाल है जो हम अपने आप से करते हैं, चलिए, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है, एम आई अलाउड टू कीप गोल्ड इन एक्सेस द प्रिस्क्राइब लिमिट। जो लिमिट है उससे ज्यादा मैं गोल्ड रख सकता हूं। पहली चीज ये है कि बिल्कुल रख सकते हो। लिमिट जो है वो तो एक ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उस केस में आपके पास कोई सबूत नहीं भी होंगे तो चलेगा। लिमिट से ज्यादा रखते हो, मैं पहले भी बता चुका हूं, लिमिट से ज्यादा रखते हो तो क्या होना चाहिए, लेजिटिमेट सोर्स होने चाहिए और सबूत होने चाहिए, जो आप ये डिक्लेयर कर सको ये मैंने बताया हुआ सोना है जो मेरे पास, ये मैंने अपनी इनकम दिखाई हुई है, डिक्लेयर्ड इनकम है, मैंने अपने रिटर्न में भी ये शो किया हुआ है, जिससे मैंने ये सोना खरीदा था। आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर मुझे कोई गोल्ड 50,000 रुपए से ज्यादा मिलता है अपने किसी कलीग से वेडिंग में, तो क्या ये मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नियम क्या कहता है, इन दी ओकेजन ऑफ मैरिज, आपको कोई भी गोल्ड मिलता है तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, शादी पे मिला हुआ गिफ्ट, ठीक है। इसलिए शादी को लोग खर्चा क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि जो आ रहा है वो उनके हाथ में टैक्सेबल नहीं होता, राइट। वो एकमात्र जिंदगी में ऐसा मौका है, कौन सा, शादी का। अब वो आप मल्टीपल टाइम शादियां करो तो अलग बात है बाकी शादी एक ऐसा इवेंट है जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हो, क्योंकि उसमें अगर आपको जो भी पैसा, जो भी चीजें मिल रही है गिफ्ट के रूप में, वो आपके हाथ में बिल्कुल टैक्सेबल नहीं होगी और आपको उनका जवाब भी नहीं देना, राइट। अगर मुझे गोल्ड मिलता 50,000 से ज्यादा मेरे एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर मतलब बॉस से, ठीक है, अब मैंने कोई अच्छी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की और मेरे बॉस ने मुझे 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट दिया है, तो क्या मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा? 100% होगा, और ये तो आपकी सैलरी इनकम मानी जाएगी। आपको मैं सैलरी के भी नियम बता दूं कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, याद रखिएगा, 5,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू का कोई भी गिफ्ट देता है, कितना, और वो भी ईयरली लिमिट है 5,000 से ज्यादा की वैल्यू की, तो वो गिफ्ट उस एम्प्लॉय के हाथ में पूरी तरह से टैक्सेबल होगा, सैलरी इनकम मानी जाएगी उसकी। तो अगर मुझे मेरा बॉस ने 50,000 या उससे ज्यादा का गोल्ड दिया है अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से, तो मेरी सैलरी की इनकम मानी जाएगी और टैक्सेबल होगी मेरे हाथ में, याद रखेगा, ठीक है। और अगर मेरा बॉस मुझे कोई नकद गिफ्ट देता है तो उस केस में तो 5,000 की लिमिट भी लागू नहीं होती है, 5 से कम भी आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर गिफ्ट किस में मिला है, कैश में। तो इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जहां पर बॉस अपने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, तो वो एम्प्लॉय के हाथ में पूरी तरह से क्या होगा, टैक्सेबल होगा। जैसे अभी आप देख रहे हो, अभी दिवाली का टाइम है, दिवाली बोनस का टाइम होता है, आप अखबार में, टीवी में न्यूज पढ़ते हो कि उस कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को कारें गिफ्ट की। तो चलो कंपनी ने कारें गिफ्ट की तो कंपनी ने आपको फ्री में दे दी, अलग बात है, लेकिन याद रखिएगा उस कार की जो वैल्यू होगी आपके हाथ में उस साल टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी, सैलरी इनकम मानी जाएगी कार की वैल्यू, ठीक है। तो गिफ्ट अगर आपको एम्प्लॉयर देता है 5,000 से ऊपर का इन काइंड गिफ्ट आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, 5 से नीचे अगर कैश में भी गिफ्ट मिला तो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इज देयर एनी टैक्स ऑन रिसिप्ट ऑफ गोल्ड फ्रॉम पेरेंट या इन लॉज ऑन सक्सेशन? सक्सेशन का मतलब होता है अगर कोई अपनी वसीयत आपको ट्रांसफर कर रहा है, आपके माता पिता या आपके इन लॉज, तो क्या आपके हाथ में कोई गोल्ड आया है तो वो टैक्सेबल होगा? नहीं। वसीयत में मिला हुआ प्रॉपर्टी हमारे हाथ में टैक्सेबल नहीं होता, वसीयत में मिला हुआ गोल्ड भी हमारे हाथ में टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन जब मैं उस गोल्ड को बेचने जाऊंगा, अब ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, मैं बताता हूं आपको,
जैसे मान लो आपको वसीयत में कोई चीज मिली, आप उसको बेचने जाओगे, तब उसके ऊपर जो फायदा होगा वो कैलकुलेट होगा, वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। क्योंकि आपको गोल्ड मिला है वो ऑलरेडी टैक्सेबल नहीं हुआ, मिलते वक्त टैक्सेबल नहीं हुआ, लेकिन आप वो गोल्ड को बेचने जा रहे हो और उस पर बेचने पे आपको ज्यादा पैसा आ रहा है। मान लो आज मुझे 5 लाख रुपए का गोल्ड मेरे ससुर जी ने दिया वसीयत में, उनके पास था और वसीयत बनाई मेरे नाम पे, मुझे दे दिया, मेरे हाथ में ये 5 लाख रुपए टैक्सेबल नहीं है क्योंकि वसीयत में ये गोल्ड मिला मुझे। लेकिन जब ये गोल्ड में 2-5 साल बाद क्या करने जाऊंगा, बेचने जाऊंगा, और इसको मैंने 15 लाख में बेचना है, तो फिर मेरे पास वो 10 लाख जो ऊपर आ रहा है, वो 10 लाख रुपए पर मुझे 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। यानी कैपिटल गेन उसके ऊपर जो भी होगा वो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऑलराइट, व्हाट इज द मैक्सिमम गोल्ड यू कैन कीप, ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी। 500 ग्राम इन केस ऑफ मैरिड वुमेन, 250 ग्राम इन केस ऑफ अनमैरिड वुमेन एंड 100 ग्राम इन केस ऑफ मेन। अब एक और सवाल है, सर हमारे पास हमारी जॉइंट फैमिली है, ठीक है, माता पिता है, उनके 3 बच्चे हैं, तीनों की बहुएं आ चुकी है और उनके भी बच्चे हैं, तो फिर क्या ये 500, 250 और 100 यानी टोटल मिला के 850 ग्राम से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, ये इंडिविजुअल की लिमिट है। अगर घर में 4 महिलाएं हैं तो चारों 500-500 ग्राम अपने लिए गोल्ड ज्वेलरी रख सकती है। तो इंडिविजुअल लिमिट की बात कर रहे हैं, पूरे घर की लिमिट नहीं बता रहा हूं मैं यहाँ, समझ रहे हैं? तो नंबर ऑफ फैमिली में अगर मेंबर ज्यादा है तो हर मेंबर की इंडिविजुअल लिमिट है, ये याद रखिएगा। तो कोई भी मेंबर अगर घर में 4 जने हैं तो 4 महिलाएं हैं, मैरिड महिलाएं हैं, तो 2 किलो गोल्ड तो आपके पास 2 किलो की ज्वेलरी आप रख सकते हो, क्योंकि वो 500-500 ग्राम इंडिविजुअल होल्डिंग हो जाएगी उस केस में। राइट, आगे बढ़ते हैं। So these are the limits and this is the end of this topic. I hope आपको आज का ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसी तरीके के टॉपिक मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।